वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी 4 AM। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप सी और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और ये सारे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो घटना चक्र की टो सीरीज पर आधारित हैं। हालांकि एक्सप्लेनेशन हम अपने माध्यम से करेंगे, तो ये आप अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट की किसी भी वैकेंसी के लिए, किसी भी पद के लिए तैयारी करें तो ये आपके लिए यूजफुल होने वाली है। क्लियर? या आप किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं तो जीएस तो सबके लिए सेम होती है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम क्या है जिसे वर्ष 2018 में पोषण अभियान के रूप में नया नाम दिया गया है? देखो, पोषण अभियान की स्थापना जो है वो आपकी 8 मार्च 2018 को की गई। अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण मिशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय पोषण मिशन। क्लियर? पोषण अभियान का नाम अब क्या हो गया है? राष्ट्रीय पोषण मिशन हो गया है। ये बात क्लियर हुई। अगर हम राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन की हम बात करें, इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1995 को की गई। अब इसका भी नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, पीएम पोषण कर दिया गया है। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, पो का मतलब आपका पोषण है, ठीक। एसएच का मतलब शक्ति और एन का मतलब निर्माण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण जो है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील का नाम कर दिया गया है और ये 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। ये बात क्लियर हुई, ठीक। अब हम बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इस योजना को जो है 1 जून 2013 को स्टार्ट किया गया था और ये कौन सा मंत्रालय करता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है इसको करता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की हम बात करें तो ये जो है, या एकीकृत बाल विकास योजना को 2 अक्टूबर 1975 को स्टार्ट किया गया। क्लियर? 1975। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। देखो, प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि यही प्रश्न आ जाएगा जो हम लोगों ने कहा, इससे रिलेटेड जो हम डिस्कस करते हैं ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसकी अपेक्षा, ऐसा मेरा मानना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मोहनजोदाड़ो जोदाड़ो को जो है मित्रों, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। क्या? किसका टीला? मृतकों का टीला। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृतकों का टीला। लेकिन हमको यही नहीं रुकना है। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है कब और किसने की? अगर हम मोहनजोदाड़ो की खोज की हम बात करें, इसकी खोज जो है दोस्तों 2022 में, सॉरी 1922 में राखालदास बनर्जी, राखालदास बनर्जी द्वारा की गई। ये भी एग्जाम में आ चुका है। मोहनजोदाड़ो में और क्या क्या मिला? यहाँ पर एक बृहद स्नानागार मिला, एक बृहद अन्नागार मिला, ठीक। एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली, डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली, वो भी कांस्य की मिली थी, ठीक है। ये यहाँ से रिलेटेड ये फैक्ट हो गए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान जो उलेमा शब्द था उसका क्या मतलब था? देखो, उलेमा जो थे वो मुस्लिम विद्वानों का एक समूह था जो कि धर्म और न्याय की बातें करते थे। तो उलेमा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं है पूछा, ये ध्यान देना होगा हमको एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि ये पैटर्न आजकल ज्यादा पूछा जाता है कि नहीं वाला, हम लोग जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग, ये तो एक संवैधानिक निकाय होता है। निर्वाचन आयोग भी संवैधानिक निकाय है।
संघ लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की हम बात करें, इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को हुई। पहले इसका नाम योजना आयोग था, फिर इसको जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग सॉरी इंफॉर्मेशन नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? ये है आपके सुमन बेरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं कुछ भी। अगर हम सीईओ की बात करें, कार्यकारी अधिकारी की हम बात करें, तो वो है BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये तो नीति आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फुल फॉर्म और कब स्थापना हुई, 1 जनवरी 2015 को। राज्य लोक सेवा आयोग और हम संघ लोक सेवा आयोग की बात करें, तो ये भारत के किस भाग में, देखो भारतीय संविधान के मुख्यतः 22 भाग हैं। ये 22 भाग में इन दोनों को किस भाग में रखा गया है, तो इनको जो है भाग 14 में रखा गया है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। वर्तमान में राज्य संघ लोक सेवा आयोग की हम बात करें, अध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो ये भी हाल ही में चुनी गई है, जिनका नाम है प्रीति सूदन। ठीक, प्रीति सूदन जो है वो वर्तमान अध्यक्ष हैं यूपीएससी की। क्लियर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हम बात करें, इसको है भारतीय संविधान के भाग 15 में रखा गया है, भाग 15 होगा। ठीक, और अनुच्छेद की हम बात करें तो 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कही गई है। क्लियर, इंपॉर्टेंट थे, सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? इजी क्वेश्चन है, सरल प्रश्न में रख दिए जाते हैं। तो है आपका कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछ दिया जाता है, वैज्ञानिक नाम, मतलब इसका साइंटिफिक नाम भी अगर पूछ दिया जाता है तो वो निलंबो न्यूसीफोरा होता है, निलंबो न्यूसीफेरा जो है इसका साइंटिफिक नेम है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर हम राष्ट्रपति की हम बात करें तो ये किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान में किस भाग में इनका वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में ये इनका वर्णन किया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव में होता है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 52 से लेकर 72 तक जो है राष्ट्रपति के बारे में मेनली जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, राष्ट्रपति होता क्या, ये हेड ऑफ स्टेट होता है, मतलब पूरे देश का मुखिया अगर कोई है वो होता है राष्ट्रपति। बट अगर वो हेड ऑफ गवर्नमेंट पूछा जाए, हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो वो पीएम होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, सरकार के, केंद्र सरकार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। क्लियर हुआ। यहाँ पर आर्टिकल 58, 54 और 55 की भी हम बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 58 में जो है राष्ट्रपति की जो है क्वालिफिकेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन। ठीक, योग्यताओं की बात करी गई है।
योग्यताओं के लिए ये कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक, सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब भारत के नागरिक हों और 35 वर्ष उम्र हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ? ये तो 58 में कहा गया। अगर हम 54 की हम बात करें तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज दिया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज, या हम कहें इलेक्शन ऑफ रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे और इसमें कौन-कौन भाग लेंगे ये आपके आर्टिकल 54 में दिया गया है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब है निर्वाचन मंडल, और इनके निर्वाचन मंडल में कौन-कौन भाग लेते हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखो, इलेक्टेड मेंबर लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इलेक्टेड मेंबर लेते हैं इसके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक, राज्य की विधानसभाओं के जो है वो लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अब आने वाला है, इसके अलावा दिल्ली एंड पौंडुचेरी, दिल्ली एंड पौंडुचेरी की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके जो है इलेक्टेड मेंबर भी भाग लेते हैं। और ये जो है 70वां संविधान संशोधन 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 1992 में इनको अनुमति दी गई इस संविधान के तहत। क्लियर? इंपॉर्टेंट था। 55 की हम बात करें तो उसमें दिया है कि चुनाव की प्रक्रिया, मैनर ऑफ इलेक्शन, ठीक, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होगा ये 55 में दिया है, ठीक है। इसके अलावा पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लगाया जाता है। महाभियोग, महाभियोग की अगर हम बात करें तो ये किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। जो इम्पीचमेंट की प्रक्रिया जो है राष्ट्रपति पर हम महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। ये किस देश से लिया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लोकसभा या राज्यसभा किस सदन से इसको पारित किया जा सकता है? ये किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, एनी हाउस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। राष्ट्रपति पर महाभियोग आप लोकसभा से भी पारित कर सकते हैं और राज्यसभा से भी। इसके लिए इसको 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति को कि आप पर महाभियोग लगाया जा रहा है। बाकी इसकी और प्रक्रिया जब डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 72 क्या है? आर्टिकल 72 जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है आर्टिकल 72 के तहत। एक प्रश्न और, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ना? राष्ट्रपति को शपथ जो है, वैसे तो ये अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ की बात की गई है, और ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति चाहे तो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ये त्याग पत्र जो है अपने उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। अगर सपोज दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं उपस्थित हैं तो जो है सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज है ना, सीनियर मोस्ट जज, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को देते हैं। ये तो एग्जाम ओरिएंटेड थे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त कर दिया गया? आपको पता है भी हाल ही में जो है, हाल ही में क्या 2019 में, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को जो ना जम्मू कश्मीर को विभाजित कर दिया गया। किसमें? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में।
2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं। तो कब कर दिया गया? 2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एग्जैक्ट डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चलिए, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो जो है बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई जो है वो 4096.7 किलोमीटर है। आप 4096 भी लिख सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की सीमा के साथ बात करें तो इनकी जो है 3323 किलोमीटर। वहीं चाइना के साथ भारत जो है 3488 किलोमीटर की। नेपाल की अगर हम बात करें तो 1751 किलोमीटर की बात करता है, मतलब की बाउंड्री साझा करता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए सबसे कम सीमा, ठीक, भारत की सबसे कम सीमा किस देश से करती है? तो वो आपका है आपका दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक, कितनी? लगभग 109 किलोमीटर की सीमा जो है 106 किलोमीटर की सीमा जो है साझा करता है अब अफगानिस्तान के साथ कौन? भारत, जो कि सबसे कम है। ठीक। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत टोटल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, श्रीलंका को छोड़ दिया जाए तो कोस्टल है, तो मुख्यतः जो है 7 कंट्री के साथ भारत जो है बाउंड्री शेयर करता है। उनमें से एक तो आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अफगानिस्तान और म्यांमार, ठीक है, और भूटान। 1 2 3 4 5 6 7 7 कंट्री हो गए। ठीक है। अगर हम बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत के 7 स्टेट, कितने स्टेट नहीं सॉरी, बांग्लादेश के साथ भारत के कौन-कौन से स्टेट जो है बाउंड्री शेयर करते हैं? देखो, एक तो भारत का जो है असम, ठीक, असम राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल भी भारत के साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। तीसरा आपका मिजोरम, मिजोरम भी करता है। मेघालय, मेघालय भी करता है। और आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 स्टेट जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट नंबर पूछ दिए जाते हैं। त्रिपुरा की हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरने वाला अगर कोई राज्य है वो है त्रिपुरा। ये क्या होता है? 3 ओर से घिरा है, 3 ओर से, ठीक, घिरा है कहाँ से? बांग्लादेश से, ठीक। बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य की हम बात करें वो है आपका त्रिपुरा। ये बात क्लियर हुई। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा पूछी जाए तो अफगानिस्तान। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? तो पंजाब में उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर नदियां, जो 5 नदियां है ना, वहां से गुजरती हैं, तो उपजाऊ, इसलिए जो है पंजाब को जो है कहा जाता है क्या? भारत का अन्न भंडार। इसको जो है भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है, ठीक। ये क्या कहलाता है? अन्न भंडार कहा जाता है भारत का कौन? पंजाब, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा है, तो फसल अच्छी खासी यहाँ पर होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? हरित क्रांति, ठीक, ये भूजल स्तर का ह्रास होता है, ठीक, ये भी है। मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, ये भी है। बढ़ी हुई इनपुट और लागत, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हरित क्रांति की हम बात करें, इसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, कि भारत में जनक जो है इसके एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन जो है इंडिया में जो है हरित क्रांति के जनक है। अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे विश्व में बात करें, तो नॉर्मन बोरगन, नॉर्मन बोरगेहन, ठीक है, बोरगोहन,
जो है विश्व के जो है हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति जो 1960s में स्टार्ट हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा कितनी होती है। देखो मित्रों, जो सीमेंट जो होता है उसमें एक तो आपका सिलिका होता है, ठीक, एल्यूमिना भी मिलाया जाता है, एल्यूमिना, और उसमें जो है चूना भी मिलाया जाता है। तो सिलिका की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 17 से लेकर 25% तक जो है सिलिका होती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? डी इज ए राइट आंसर। 17 से 25% के बीच सिलिका होती है। सिलिका को हम बालू भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, कह रहा है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग के बीच होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये शेरशाह सूरी मार्ग जो है वो दिल्ली और अमृतसर के बीच से होकर गुजरता है। ठीक है। ये तो पता है कि शेरशाह सूरी ने बनाया। अब जो शेरशाह सूरी का नाम जो है ना वो चेंज हो गया है। इसी को जो है जीटी रोड कहते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। और ये नाम किसने रखा था? ठीक, ये जो है भारत के वायसराय जो थे वो ऑकलैंड द्वारा रखा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी का नाम अब जीटी रोड हो गया है, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ये जो है शेरशाह सूरी से ग्रैंड ट्रंक रोड किया था ऑकलैंड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये दिल्ली और अमृतसर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी मोमबत्ती की ज्वाला पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? सपोज दैट दोस्तों ये कोई मोमबत्ती है, ठीक है, ऐसे 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 जो आपकी जल रही है। तो आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन के संपर्क में होता है, जहाँ पर पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन तो बाहर ही होगी, तो ऊपर का रंग जो होता है वो नीला होता है। ठीक है। कैसा रंग होता है? एकदम नीला रंग होता है। ठीक है। मध्य में देखा होगा आपने नारंगी रंग होता है, और अंत में जो है वो पीला रंग भी होता है। क्लियर। तो ऑक्सीजन से जो पूर्ण दहन होता है वो आपका नीला रंग होता है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर। क्लियर। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोयला का जलना किस प्रकार का एक उदाहरण है। तो कोयला का जलना जो है एक संयोजन अपक्रिया है। ठीक। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। तो कोयले का जलना जो है एक संयोजन अपक्रिया है, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय है। आपको पता है कि विटामिन जो जल में होता है वो होता है बी और सी। ठीक। तो कहते हैं कि बीसी क्यों करे, पानी में डूब मरो, ऐसे ट्रिक बना सकते हैं। और विटामिन जल में विलय होते हैं और दूसरे आपके वसा में विलय होते हैं। ठीक। वसा में विलय को आप याद रख सकते हैं कीड़ा से। ठीक है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या है? ये वसा में घुलनशील है। जबकि बीसी जो है वो वाटर में विलय होती है। क्लियर। अगर हम विटामिन डी की हम बात करें, सो इनमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी जल में विलय होती है और एक आपका विटामिन बी। विटामिन डी की हम बात करें, इसको जो है सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक, सनशाइन विटामिन कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है, या सॉरी केमिकल नेम जो है वो आपका है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक एक बच्चों में रोग हो जाता है। ओस्टियो मलेशिया भी हो जाता है, ओस्टियो मलेशिया, मोलेशिया या मलेशिया जो भी हो, या ओस्टियोपोरोसिस भी इसकी कमी से हो जाता है। ठीक है। विटामिन सी को पता है कि एस्कर्बिक एसिड इसका नाम है, एस्कर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है।
ठीक, इससे जो है स्कर्वी रोग हो जाता है दांतों में। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए की हम बात करें, इसका नाम रेटिनोल है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ठीक, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। इसका केमिकल नाम जो है वो आपका टोकोफेरोल टोकोफेरोल है। क्लियर, और इससे जो है जनन क्षमता में कमी आती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एचआईवी वायरस जो है, एचआईवी वायरस के कारण आप जानते हैं कि एड्स नामक रोग हो जाता है। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहीं एचआईवी की हम बात करें, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, एचआईवी जो है ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका ये फुल फॉर्म डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक, इसके ये करता क्या है कि ये हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं उनको डैमेज करता है, और व्हाइट ब्लड सेल को हम लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। तो के कारण किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है, किसके, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लिम्फोसाइट हो जाएगा। ठीक, किसको नष्ट करता है एचआईवी वायरस, लिम्फोसाइट को। अगर ये ऑप्शन ना हो तो आप व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स भी आंसर लगा सकते हैं। क्लियर। एड्स का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वहीं एचआईवी का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है। देखो, इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो एक फूड चेन होती है। ठीक, इस फूड चेन में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं उत्पादक जो लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। फिर इसके बाद आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। फिर जो फिर इसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता। उत्पादक को जो खाता है वो प्राथमिक उपभोक्ता, फिर जो इसे खा लेता है वो द्वितीयक उपभोक्ता, और जो द्वितीयक को भी खा ले वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाता है। ठीक है, इसको खाने से इसे एनर्जी मिलती है, इसको खाने से एनर्जी मिलती है, इसको खाने से एनर्जी मिलती है, इसलिए इसलिए फूड एनर्जी भी यहाँ से होता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे कि घास या पौधे ले लो। ठीक, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और इस घास या पौधे को खा लेते कौन है, हम बात करें मेढक, मेढक ले लें, या फिर आप तितली ले लीजिए, तितली। ठीक, माना कि घास खाए तितली, तितली को खा गया कौन, मेढक, और मेढक को खा गया कौन, कोई सर्प या सांप। ठीक, तो सांप क्या हो गया, तृतीय उपभोक्ता, क्योंकि ये इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया। अब आपको बताना है कि जो मानव जो है या जो हम मनुष्य जो है वो इनमें से कौन से उपभोक्ता हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता क्या पूछा था, सांप। नहीं नहीं, सांप सांप पूछा था, ये सांप नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है। अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक ढांचे से तात्पर्य उसके जीडीपी के विभिन्न स्रोतों का योगदान। ठीक है, क्षेत्रों के तीन होते हैं ना, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, है ना। कृषि के हो गए, सेकेंडरी में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, और सर्विस सेक्टर जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, ओ सॉरी 19 की हम बात करें, कह रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।
तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ठीक है? और वर्तमान में इसके मिनिस्टर कौन है? अगर हम इसके मिनिस्टर की हम बात करें तो वो है आपके जीतन राम मांझी। ठीक है? जीतन राम मांझी जो है एमएसएमई मिनिस्टर हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अच्छा, इसको स्टार्ट कब किया गया था? ये 2008 में शुरू की गई थी। ठीक है? 2008 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि कथक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कथक जो है कथा शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति जो कथा से हुई है, जिसका मतलब होता है कथा। आप जानते हैं ना, क्या कथा कह रहे हैं, यानी कि कहानी। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। नहीं, उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है? क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, सॉरी यूपी। अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? याद करने वाला फैक्ट है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में केरल के किस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ? ये करंट का क्वेश्चन है और ये आपका वायनाड डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और लगभग इसमें 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कुछ अभी भी लापता हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि मार्च 2024 में किसने लोकपाल के दूसरे अध्यक्ष के रूप में शपथ ग्रहण की? दूसरे लोकपाल कौन है? आपके जो हैं न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे अध्यक्ष जो हैं लोकपाल, वो है आपके अजय माणिक राव खानविलकर। तो फर्स्ट कौन थे? पहले अध्यक्ष जो थे वो थे पीसी घोष। पीसी घोष मतलब पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है? पहले लोकपाल अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, और ये सेकेंड वाला भी, फर्स्ट वाला भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय रात्रा, तुहिनकांत पांडे, अर्जुन राम मेघवाल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है? इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन में रख दी जाती है आजकल एग्जाम में। सो इसका जो आंसर हो जाएगा तुहिनकांत पांडे। तुहिनकांत पांडे जो हैं वो भारत के नए वित्त सचिव हैं। अंतिम प्रश्न आज का 25। हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, नाना पाटेकर, मिथुन चक्रवर्ती या रजनीकांत? तो अभी 2024 में जो है मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो ये दोस्तों 25 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे और सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड थे। इसके साथ साथ जो एनालिसिस की गई है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थी। तो आप अपने आप को इसी तरह से तैयार करें, इसी तरह से रिवीजन किया करें। मल्टीपल रिवीजन करेंगे तो उतना ही माइंड में सेट होगा। क्वेश्चंस और थ्योरी उतनी ही माइंड में सेट होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।